हेलो दोस्तों, हमारे ओनली पीसीएस चैनल में आपका बहुत स्वागत है। हम यूपी पीसीएस के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस का एनालिसिस कर रहे हैं, डिटेल्ड एनालिसिस। ठीक है, जिसको बोलते हैं डिटेल्ड एनालिसिस, जिससे हमें पूरी उम्मीद है कि आरओ एआरओ का जो पेपर है वहां पे क्वेश्चन आएंगे ही आएंगे। ये हम उम्मीद लगा के चल रहे हैं और ऐसा हमें देखने को मिला है कि कम से कम 40 से 45 क्वेश्चन हमारे आरओ एआरओ के पेपर में किसी ना किसी तरीके से रिपीट होने ही वाले हैं। अब वो आरओ के खुद के पेपर से हों, पीसीएस के पेपर से हों और यूपीएससी के पेपर से हों। हम ये सीरीज बनाएंगे, अलग अलग सीरीज, जिसमें हम पहले पीसीएस के पेपर्स एनालिसिस करेंगे, फिर आरओ के जो पेपर हुए उनको एनालिसिस करेंगे, और फिर यूपीएससी के पेपर को एनालिसिस करेंगे जो आ सकते हैं क्वेश्चंस, उन क्वेश्चंस को उठाकर। तो इस सीरीज में हमारे साथ बने रहिएगा। ये हमारी इस सीरीज की तीसरी वीडियो है। इसमें हम हिस्ट्री के क्वेश्चंस को डिस्कस कर रहे हैं। हमने पिछली 2 वीडियोस में हिस्ट्री के कुछ 10 क्वेश्चंस को डिस्कस कर लिया, डिटेल्ड डिस्कस किया है। इसको ऐसा नहीं बोलते कि केवल मैंने क्वेश्चन करा दिया और आपका टाइम खा लिया, खत्म कर दिया। नहीं, पूरे क्वेश्चन इस तरीके से कराए जा रहे हैं कि क्वेश्चंस में जो क्वेश्चन बन सकता है फ्यूचर में, या फिर उस टॉपिक की डिटेल्ड, पूरी डिटेल निचोड़ के हम वो समझ रहे हैं उस टॉपिक को। इसीलिए ये वीडियोस हमारी थोड़ी लंबी बन रही हैं, पर हाँ, इतनी गारंटी है कि उस वीडियो को करने के बाद उस टॉपिक के इर्द गिर्द जो भी क्वेश्चन बनेगा आप वो कर दोगे बड़ी आसानी से। ठीक है, अब शुरू करते हैं अपनी इस वीडियो को। तो आज का हमारा पहला क्वेश्चन है कि वो कौन सा साउथ इंडियन स्टेट था जहां हमको बेस्ट विलेज एडमिनिस्ट्रेशन देखने को मिलता है। वो कौन सा साउथ इंडियन स्टेट था जहां हमको बेस्ट विलेज एडमिनिस्ट्रेशन देखने को मिलता है? सोचिए, बताओ आंसर क्या होगा। आपने पढ़ा होगा कहीं ना कहीं, तो सही सोचा आपने, चोला एडमिनिस्ट्रेशन। ठीक है, तो चोला जो डायनेस्टी थी, चोला जो स्टेट था, चोला वाला रीजन, वहां हमको बेस्ट एडमिनिस्ट्रेशन देखने को मिलता है। अब आपने ये देखा होगा पिछली, आप वीडियोस अगर आप देखोगे तो वहां आपने समझा होगा कि ये वाला जो रीजन था, यहाँ पर चोला डायनेस्टी हुआ करती थी, इस वाले रीजन में चेरा डायनेस्टी हुआ करती थी, और इस साउथ तमिल में हमको पांड्या डायनेस्टी देखने को मिलती थी। तो चोला, चेरा, पांड्या, ये तीनों डायनेस्टीज रूल किया करती थी एक समय पर भारत में, साउथ इंडिया में। बेसिकली चोला, चेरा, पांड्या। तो ये चोला, ये चेरा और ये पांड्या वाला रीजन हुआ करता था। अगर इसको हम वैसे मैप से देखते हैं तो आपको ये दिख जाएगा। ये हमारे पास ये रहा। तो आप देखें इसमें बड़े ध्यान से, तो चोला, चेरा, पांड्या कहाँ पर है? तो ये जो है, ये चोला, चोला डायनेस्टी थी। ये चेरा डायनेस्टी आज के केरला वाले रीजन में, और साउथ तमिलनाडु में पांड्या वाली डायनेस्टी हुआ करती थी। तो चोला डायनेस्टी में हमको बेस्ट एडमिनिस्ट्रेशन देखने को मिला है विलेजेस का। ठीक है, इस एडमिनिस्ट्रेशन की तारीफ अभी कुछ समय पहले नरेंद्र मोदी जी ने भी अपनी मन की बात में करी थी, इसकी तारीफ करी थी। अब ये कहाँ हमको देखने को मिलता है कि उस समय विलेज एडमिनिस्ट्रेशन कैसा हुआ करता था और कौन उस विलेज एडमिनिस्ट्रेशन को मैनेज करता था? तो ये उत्थिरा मेरूर इंस्क्रिप्शन है। ठीक है, जो पर्यटक वन ने लिखवाई थी मंदिर की दीवार पर। ठीक है, मंदिर की दीवार पर आप देखें तो ये इस तरीके से लिखी हुई है मंदिर की दीवार के ऊपर, पर्यटक वन ने उत्थिरा मेरूर इंस्क्रिप्शन। ठीक है, ये वाली जो इंस्क्रिप्शन है, ये जो इंस्क्रिप्शन है, ये उत्थिरा मेरूर इंस्क्रिप्शन है, जो कि पर्यटक वन जो राजा थे, ठीक है, जो पर्यटक वन राजा थे, उन्होंने ये उत्थिरा मेरूर इंस्क्रिप्शन लिखवाई है। इस इंस्क्रिप्शन में उन्होंने बात करी है कि किस तरीके से विलेज का एडमिनिस्ट्रेशन मैनेज हुआ करता था उस समय। ठीक है, इस इंस्क्रिप्शन में उन्होंने बताया कि कैसे विलेज का एडमिनिस्ट्रेशन पूरी तरीके से मैनेज हुआ करता था। इससे हमें पता चलता है कि वहां का विलेज एडमिनिस्ट्रेशन कितना बेहतरीन था। उन्होंने बताया है कि विलेज एडमिनिस्ट्रेशन, जो विलेज हुआ करते थे, विलेज को जनरली हम 3 पार्ट में डिवाइड किया करते थे। ठीक है, या फिर ऐसा बोल सकते हैं कि 3 तरीके के विलेज हुआ करते थे। नॉर्मली 3 तरीके के विलेज, अब 3 टाइप्स के विलेज हुआ करते थे। एक हुआ करता था हमारा उर, एक हुआ करता था सभा, सभा को ही महासभा कहा गया है, और एक हुआ करता था नगरम। तो 3 तरीके के विलेज हुआ करते थे, उर, सभा, ठीक है, सभा और नगरम। जो उर हुआ करता था, हमारा उर जो विलेज हुआ करता था, उसको जो है मैनेज जो करती थी, जो वर्किंग कमेटी जो हुआ करती थी उसकी, उस वर्किंग कमेटी को गनम बोला करते थे। क्या बोलते थे? गनम, या फिर अलुगनम बोला करते थे। तो उर विलेज जो था, उर विलेज की जो वर्किंग कमेटी थी जो उसको चलाती थी, उसको बोला करते थे अलुगनम या फिर गनम। वहीं जो सभा और महासभा था, ये रिलेटेड था अग्रहार विलेजेस से। ये अग्रहार से संबंधित थे, मतलब ब्राह्मण से संबंधित थे। जो ब्राह्मण्स लोग रहा करते थे वो किन विलेजेस में रहा करते थे? तो वो सभा वाले विलेजेस में रहा करते थे, जिन विलेजेस को सभा कहा गया या फिर महासभा कहा गया है, यहाँ ब्राह्मण्स रहा करते थे। यहाँ की जो वर्किंग कमेटी हुआ करती थी इन विलेजेस की, उस वर्किंग कमेटी को क्या बोलते थे? पेरूगुड़ी। क्या बोलते थे? पेरूगुड़ी वर्किंग कमेटी बोला करते थे। तो सभा या महासभा वाले जो विलेजेस हैं, इनकी जो वर्किंग कमेटी थी उसको क्या बोलते थे? पेरूगुड़ी, पेरूगुड़ी बोला करते थे, पेरूगुड़ी। वहीं जो हमारे नगरम है, नगरम की जो वर्किंग कमेटी थी उसको वरियम बोला करते थे। क्या बोलते थे? वरियम। ठीक है,
तो नगरम जो तीसरा टाइप ऑफ विलेज है उसकी जो वर्किंग कमेटी थी उसको वरीयम बोला करते थे। अब ये वर्किंग कमेटी जो हुआ करती थी, जैसे आज के समय आप म्यूनसिपैलिटीज़ वगैरह को सुनते हैं ना, म्यूनसिपल बॉडीज़ वगैरह के बारे में आप सुनते हैं, तो ये जो बॉडीज़ हैं इनके मेंबर्स आज हम चुनते हैं। ठीक है, तो वैसे ही जो विलेजेस थे, 3 तरह के विलेज थे, इन विलेजेस को वार्ड्स में डिवाइड कर दिया था, अलग अलग वार्ड में। एक विलेज जो है, एक बड़ा सा गांव, उस बड़े से गांव को जो है वार्ड में तोड़ दिया, जैसे एक वार्ड, ये दूसरा वार्ड, ये तीसरा वार्ड, ये चौथा वार्ड, इस तरीके से वार्ड्स में डिवाइडेड हुआ करते थे। तो जनरली जो एक विलेज हुआ करता था वो कितने वार्ड में डिवाइड हुआ करता था? तो द विलेजेस वर डिवाइडेड इनटू 30 वार्ड्स। एक गांव 30 वार्ड में डिवाइड हुआ करता था, इस तरीके से एक गांव 30 वार्ड में डिवाइड हुआ करता था, और हर वार्ड से कोई ना कोई मेंबर जो है इलेक्ट होके आता था, कोई ना कोई मेंबर जीत के आता था। जो मेंबर इलेक्ट होता था वो 3 साल के लिए इलेक्ट होके आता था, और मेंबर को इलेक्ट होने की ये क्राइटेरिया थी क्या, कि मेंबर की जो है एज कितनी होनी चाहिए थी? 30 ईयर्स एज होनी चाहिए। आज के समय आपको पता है पंचायत इलेक्शन के लिए खड़े होने के लिए कितनी उम्र है? 21 साल है। वोट देने की उम्र कितनी है? 18 साल है। एमएलए का मेंबर बनने की उम्र कितनी है? 25 साल है। पर उस समय इन्होंने कितनी उम्र रख रखी थी? इन्होंने 30 साल की उम्र रख रखी थी। इसके साथ साथ उस इंसान के पास खुद की जमीन होनी चाहिए 1.5 एकर्स ऑफ लैंड। उस इंसान के पास खुद की जमीन होनी चाहिए 1.5 एकर्स ऑफ लैंड, और उसको वेद के बारे में ज्ञान होना चाहिए। तो ऐसा ही मेंबर जो है चुन के आ सकता है वार्ड से। तो सिंपल सी बात है, चोला डायनेस्टी के समय पर जो विलेज एडमिनिस्ट्रेशन हुआ करता था बहुत बेहतरीन हुआ करता था। ठीक है, ऐसा हमें कहाँ से पता चलता है? तो ऐसा हमें उत्तिरा मेरून इंस्क्रिप्शन से पता चलता है, जो कि प्रांटक वन ने लिखवाया था। क्लियर है? एक एक बात मेरे समझ में आता है, क्लियर हो गई होगी। आगे चलते हैं। तो ये इंस्क्रिप्शन है ये। ठीक है, अब थोड़ा चोला डायनेस्टी की जो थी उसकी क्रोनोलॉजी को अगर समझें, तो इंपीरियल चोला की हम ये क्रोनोलॉजी समझ रहे हैं बेसिकली। तो विजयल्ला, ठीक है, विजयल्ल्या एक राजा थे जिन ऐसा माना जाता है जिन्होंने शुरुआत करी थी चोला डायनेस्टी की। पर हमें इस चोला डायनेस्टी की शुरुआत और अंत का कुछ ऐसा अवशेष नहीं पता है, क्योंकि जो चोला डायनेस्टी थी ये बाद में यही डायनेस्टी इंपीरियल चोला बनी। ठीक है, हम चोला डायनेस्टी के राजाओं के बारे में तो पढ़ते भी नहीं, हम बेसिकली इंपीरियल चोला के राजाओं के बारे में पढ़ते हैं। और हमें इस बात के पुख्ता सबूत नहीं पता है कि जो चोला डायनेस्टी थी वही बाद में चल के इंपीरियल चोला बनी, या फिर इंपीरियल चोला एक अलग ही डायनेस्टी बन के आई थी, हमें इसके बारे में भी नहीं पता है। तो बेसिकली ये जो हमारी पूरी क्रोनोलॉजी हम समझ रहे हैं, ये किसके बारे में? इंपीरियल चोला के बारे में। तो यहाँ अगर हम देखें तो विजयल्ला ये फाउंडर थे इसके डायनेस्टी के, फिर आदित्य वन एक मेन राजा हुए, इसके बाद परंटक वन जो राजा हुए जिन्होंने इंस्क्रिप्शन जो लिखवाया था, परंटक वन, इनके बारे में अभी हमने समझा। परंटक वन राजा, इसी में आप और राजाओं के बारे में सुनोगे। तो दूसरे इसमें जो सबसे महान राजा हुए, परंटक सेकंड हुए, बहुत बड़े राजा। इसके बाद राजा राजा वन, इनके बारे में आप बहुत गाथाएं सुनेंगे। चोला डायनेस्टी को हम जब कभी हिस्ट्री बहुत विस्तार से पढ़ेंगे, वहाँ चोला डायनेस्टी की एक एक बात समझेंगे, वहाँ के राजा राजा वन ने किस तरीके से जीता पूरे रीजन को, श्रीलंका वाले तक रीजन तक जीत लिया। फिर राजेंद्र वन सबसे मजबूत राजा हुए। इसके बाद और राजा हुए, पर सारे राजा कमजोर रहे और धीरे धीरे चोला डायनेस्टी खत्म होती चली गई। ठीक, तो इसमें परंटक वन राजा थे जो 907 से लेकर 955 तक राजा रहे, जिन्होंने हमारी इंस्क्रिप्शन लिखवाई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चालुक्य डायनेस्टी की कैपिटल क्या थी? बहुत आसान क्वेश्चन है, आप चाहो तो बड़े आसानी से इसका आंसर बता सकते हो। व्हाट वाज द कैपिटल ऑफ चालुक्य डायनेस्टी? तो देखो, चालुक्य डायनेस्टी के बारे में आपको पता होगा कि चालुक्य डायनेस्टी हमारे आज के समय जो महाराष्ट्र और कर्नाटका वाला रीजन है उसको रूल करती थी चालुक्य डायनेस्टी। अगर हम देखें चालुक्य डायनेस्टी आज के समय मैप में, तो ये हमारी चालुक्य डायनेस्टी है, ये चालुक्य डायनेस्टी है। चालुक्य डायनेस्टी का समय वो समय था जब लेट गुप्तास का समय चल रहा था। ठीक है, गुप्ता काल जो चल रहा था वो लेट गुप्ता का काल चल रहा था, तब हमें चालुक्य डायनेस्टी देखने को मिलती है। उसी समय हमारे मुखारीज हुआ करते थे कन्नौज में, जो हर्षवर्धन के बारे में आपने सुना होगा। ठीक है, जिनका कॉन्फ्लिक्ट चालुक्य डायनेस्टी से भी रहा था, हर्षवर्धन को हराया भी था बेसिकली। अभी हम पढ़ेंगे पुलकेशिन सेकंड ने हर्षवर्धन को हराया भी था। तो हर्षवर्धन के समय पर चालुक्य डायनेस्टी हुआ करती थी। ये जो चालुक्य डायनेस्टी थी, चालुक्य डायनेस्टी की कैपिटल जो हुआ करती थी वो वातापी हुआ करती थी। ठीक है, क्या कैपिटल हुआ करती थी? वातापी। वातापी का दूसरा नाम है बदामी। ठीक है, वातापी का ही दूसरा नाम था बदामी। तो हम चालुक्याज ऑफ बदामी भी बोलते हैं, या फिर चालुक्याज ऑफ वातापी भी बोलते हैं। तो याद रखना, चालुक्याज अगर आता है तो चालुक्याज ऑफ वातापी और चालुक्याज ऑफ बादामी सेम है। ठीक है, अभी हम और समझेंगे कि चालुक्याज एक और भी थे, वेंगी वाले भी थे, चालुक्याज ऑफ वेंगी। तो बेसिकली 3 चालुक्याज के बारे में आपको सुनने को मिलेगा, चालुक्याज ऑफ वातापी, चालुक्याज ऑफ बादामी और चालुक्याज ऑफ वेंगी। चालुक्याज ऑफ वातापी और बादामी ये सेम है। ठीक है, एक ही डायनेस्टी को वातापी और बादामी कहा करते थे। ये चालुक्याज ऑफ वेंगी दूसरी डायनेस्टी थी।
कौन सी थी चालुक्याज ऑफ वेंगी वाली, अगर हम इसको समझें, चालुक्याज ऑफ वेंगी है नहीं इसमें। वहीं देखो, अभी समझेंगे इसको और थोड़ा विस्तार से। तो सबसे पहले इसका आंसर समझ लेते हैं। जो कैपिटल थी चालुक्य किंगडम की, वो क्या थी, वातापी। ये कहाँ पे लोकेटेड है, आज के समय जो कर्नाटका वाला रीजन है, कर्नाटका की जो बीजापुर डिस्ट्रिक्ट है वहां पे लोकेटेड है वातापी कैपिटल। इस प्लेस को आज के समय बादामी भी बोलते हैं, बादामी, ठीक है। तो जो वातापी था, वातापी, वातापी को क्या बोलते हैं आज के समय, बादामी बोलते हैं, बादामी। और जो फाउंडर थे चालुक्य डायनेस्टी के, वो कौन थे, हमारे पुलकेशिन वन थे। पर जो सबसे पावरफुल राजा उभर के आए, वो कौन उभर के आए, पुलकेशिन सेकंड उभर के आए, जिन्होंने हर्षवर्धन को भी हराया था। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट बात बता रहा हूँ। पुलकेशिन वन चालुक्य डायनेस्टी के इंपॉर्टेंट राजा थे जिन्होंने फाउंड करा। पर पुलकेशिन टू सबसे महान राजा उभर के आए चालुक्य डायनेस्टी के। जरा इसके समझ लेते हैं राजाओं के बारे में। तो देखो, चालुक्यास ऑफ बादामी या फिर चालुक्यास ऑफ वातापी भी जिसको हम बोलते हैं। तो चालुक्यास ऑफ बादामी, इसमें सबसे पहले राजा थे पुलकेशिन वन। पुलकेशिन वन ने डायनेस्टी की शुरुआत करी, ठीक है, और इसकी कैपिटल बनाई वातापी। ठीक है, पुलकेशिन वन ने अपनी डायनेस्टी की शुरुआत करी और इसकी कैपिटल बनाई वातापी। इसके बाद जो नेक्स्ट इंपॉर्टेंट राजा हुए, कीर्तिवर्मन वन हुए। इन्होंने भी बहुत सारे इंपॉर्टेंट काम करे थे, पर हमें अभी डिटेल में उनको नहीं समझना है। बस इसके याद रखना क्रोनोलॉजी, कि पुलकेशिन वन के बाद जो इंपॉर्टेंट राजा हुए वो कीर्तिवर्मन हुए वन। इसके बाद पुलकेशिन टू, जिन्होंने रौला काट दिया था, चकते पट्टे कर दिया था भाई साहब। इन्होंने तो एकदम ही गर्दिश उड़ा दी थी अपने समय पर, पुलकेशिन टू ने। पुलकेशिन टू ने उस समय के जो महान राजा, जो बहुत ही ज्यादा अपनी हर चारों तरफ अपनी ताकत का प्रदर्शन कर रहे थे, हर्षवर्धन, उनको हराया। ठीक है, उसके बाद इन्होंने महेंद्र वन को भी हराया। अभी हम पढ़ेंगे महेंद्र वन कौन थे, उनको भी हराया। इनके बारे में हमको एहोल इंस्क्रिप्शन में देखने को मिलता है। एहोल इंस्क्रिप्शन, ये बहुत बार आपको 10वीं बार क्वेश्चन मिलेगा कि एहोल इंस्क्रिप्शन किससे संबंधित है। तो पुलकेशिन टू से संबंधित है, ये वाली बात रट लो भाई। एहोल इंस्क्रिप्शन किससे संबंधित है, पुलकेशिन टू से संबंधित है। तो इसके बारे में आपको बहुत बार देखने को मिलेगा। ये जो एहोल इंस्क्रिप्शन है, ये रवि कृति ने बनवाई थी, जो कि कोर्ट पोएट हुआ करते थे हमारे पुलकेशिन टू के। क्या हुआ करते थे, कोर्ट पोएट। डिटेल्स मिलती है एहुल इंस्क्रिप्शन में किसके बारे में, कि हर्षवर्धन से कैसे लड़े थे ये। ठीक है, इसके साथ साथ कदम से लड़े थे, कहाँ के, बनारस के कदम से लड़े थे ये, पल्लवास से लड़े थे, गंगास से लड़े थे, मैसूर के। ह्विनसांग भी आए थे इनके कोर्ट में, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। इनके किंगडम में ह्विनसांग ने भी विजिट किया था। जब हर्षवर्धन को इन्होंने हरा दिया पुलकेशिन टू ने, तो इंसान ने सोचा कि यार हम हर्षवर्धन की तारीफ कर रहे हैं, पर हर्षवर्धन को तो हरा दिया किसी और दूसरे राजा ने। चलो एक काम करते हैं, उस राजा के दरबार में जाके देखते हैं जिसने हर्षवर्धन को हराया है। तो इसीलिए हुइनसांग, उस समय भारत में भी आए हुए थे हुइनसांग, तो हुइनसांग ने पुलकेशिन टू के यहाँ पे भी देखा जाके। अब पुलकेशिन टू बड़े ही दिलवाले आदमी भी थे। इन्होंने अपने भाई विष्णुवर्धन को जो है, एक छोटा एक एक जो आज के समय जो उड़ीसा वाला रीजन है, वो उनको दे दिया, विष्णुवर्धन को। ठीक है, और विष्णुवर्धन को वहां पे वेंगी में उसकी कैपिटल बना के दी, वेंगी में क्या बना के दी, वेंगी में कैपिटल बना के दी। ठीक है, तो पुलकेशिन टू के बारे में समझ में आया। इसके बाद नेक्स्ट जो राजा हुए, विक्रमादित्य वन हुए, मोस्ट फेमस राजा, जिन्होंने परमेश्वर वन को हराया था और अपनी जो टेरिटरीज लॉस हो गई थी। पुलकेशिन टू के बाद जो राजा आए थे ज्यादा पुख्ता मजबूत नहीं आए थे, तो कुछ राज्य हार चुके थे। तो विक्रमादित्य वन ने वो जो टेरिटरीज जो हारे थे, पुलकेशिन टू का जो बेटा हारा था, उसको कैप्चर किया। इसके बाद और राजा कोई मजबूत हुए नहीं इतने। फिर विक्रमादित्य सेकंड आए। इन्होंने ग्लोरी को फिर से रिवाइव करने की कोशिश करी। इन्होंने जो है रेप्लिका बनवाया कैलाश टेम्पल का। ठीक है, तो पत्रदकल में, कहाँ पे बनवाया, पत्रदकल में कैलाश टेम्पल का रेप्लिका बनवाया। किसने, विक्रमादित्य सेकंड ने। तो ये क्वेश्चन भी आपको देखने को मिलेगा कि कैलाश मंदिर का रेप्लिका किसने बनवाया। तो किसने बनवाया, विक्रमादित्य सेकंड ने बनवाया था। इनकी क्वीन जो थी, उनका नाम था लोक महादेवी। ठीक है, और इन्होंने अरब इन्वेजन को कंट्रोल किया था, अरब इन्वेजन को लड़ते रहे थे लगातार, हारे नहीं थे। इसके बाद कीर्तिवर्मन सेकंड नेक्स्ट राजा बने, और ये दांती दुर्ग, जो राजपूता डायनेस्टी के राजा बने, दंती दुर्ग, जो इनके एक फ्यूडल लॉर्ड भी थे। ठीक है, दंती दुर्ग। और दंती दुर्ग ने क्या कर दिया, कीर्तिवर्मन सेकंड को हरा दिया, और यहाँ से फिर चालुक्यास ऑफ बादामी की डायनेस्टी पूरी तरीके से खत्म हो गई। ठीक है, तो ये पूरी स्टोरी थी चालुक्यास ऑफ बादामी की। आगे चलते हैं, क्वेश्चन उठाते हैं। तो देखो क्वेश्चन भी क्या पूछा, अगला क्वेश्चन, कि हु वाज द ग्रेटेस्ट रूलर ऑफ चालुक्य डायनेस्टी। तो चालुक्य डायनेस्टी के सबसे महान राजा कौन हुए। तो अभी हमने क्या समझा, कौन से राजा महान राजा हुए। तो पुलकेशिन टू रूलर हुए,
ठीक है। तो चालुक्य डायनेस्टी के सबसे महान रूलर कौन हुए चालुक्य डायनेस्टी के? तो वो हमारे पुलकेशिन टू हुए। ठीक है, बहुत आसान सवाल था, पुलकेशिन टू इसका आंसर हो जाएगा, पुलकेशिन टू। तो देखो इसमें आंसर देख लो। तो पुलकेशिन टू जो थे वो हमारे ग्रेटेस्ट रूलर हुए चालुक्य डायनेस्टी के। ठीक है, पुलकेशिन टू ने जो है कंट्रोल किया था पूरे डेक्कन रीजन पे। इन्होंने पूरे डेक्कन रीजन पे क्या कर लिया था, कंट्रोल कर लिया था, और ग्रेटेस्ट एम्परर बन के उभरे चालुक्य डायनेस्टी के। इनको जो है बहुत ही खतरनाक और बहुत ही महान राजा माना गया इंडियन हिस्ट्री में। पुलकेशिन टू ने का जो शासन था वो 610 से लेके 642 सी तक रहा। इन्होंने जो है बहुत सारे रीजन को जीता। इन्होंने गुजरात, इन्होंने मालवा वाला रीजन भी अपने कंट्रोल में कर लिया। इन्होंने कन्नौज के हर्षवर्धन को हराया, और इस विक्ट्री की वजह से इनका जो बाउंड्री थी वो कहाँ तक लग गई, बिटवीन देम फिक्स्ड ऑन द नर्मदा रिवर। ठीक है, हर्षवर्धन को हराने के बाद इन्होंने जो अपनी बाउंड्री थी कहाँ तक फिक्स कर ली, नर्मदा रिवर तक अपनी बाउंड्री फिक्स कर ली। इसलिए सबसे महान राजा हुए पुलकेशिन टू चालुक्यास ऑफ वेंगी के, जिसको चालुक्यास ऑफ वातापी भी कहते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, ये भी क्वेश्चन थोड़ा अच्छा है, पूछ सकता है कहीं भी कि, एक सेकंड, विच ऑफ द फॉलोइंग चंदेल रूलर वॉज नॉट डिफीटेड बाय मोहम्मद गजनवी? तो मोहम्मद गजनवी ने कौन सा राजा इनमें से नहीं हराया था? तो इसका सिंपल सा आंसर है, डायरेक्ट भी हम इसका आंसर समझ लेते हैं। किस दिन बैठ के हम पूरे इस डायनेस्टी को समझेंगे। तो मोहम्मद गजनवी ने कौन सा राजा था जो नहीं हराया था? तो विद्याधर। ठीक है, विद्याधर कभी भी मोहम्मद गजनवी से नहीं हारे थे। विद्याधर ने कभी अपने घुटने नहीं टेके मोहम्मद गजनवी के सामने। और जब प्रतिहार के एक राजा ने अपने घुटने टेक दिए मोहम्मद गजनवी के सामने, ठीक है, जिनका नाम था राज्यपाल, तो इन्होंने क्या करा, राज्यपाल को जाके ही खत्म कर दिया, मार डाला राज्यपाल को। तो विद्याधर ने कहा, अरे तुम यार कैसे राजा हो, मोहम्मद गजनवी के सामने झुक गए, हम नहीं झुके। ठीक है, तो प्रतिहार राजा, गुर्जर प्रतिहार के राजा थे राज्यपाल, उनको जो है विद्याधर ने खत्म कर दिया, और अपनी दिखाया कि कैसे लड़ना है, कैसे खड़े रहना अपने पैरों पर। तो विद्याधर थे जो कभी मोहम्मद गजनवी से नहीं हारे, विद्याधर। ठीक है, विद्याधर। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। दिलवारा जैन टेम्पल कहाँ पर लोकेटेड है? बहुत आसान सवाल है, और ये बहुत बार आपको देखने को मिलेगा क्वेश्चन कि दिलवारा जैन टेम्पल कहाँ पर लोकेटेड है। सुना होगा दिलवारा जैन टेम्पल के बारे में, नहीं सुना तो चलो दिखा देते हैं पहले आपको दिलवारा जैन टेम्पल। ये हमारे दिलवारा जैन टेम्पल है। और ये, इनको देखकर आपको क्या लगता है दिलवारा जैन टेम्पल कहाँ होंगे? तो ऑब्वियस सी बात है, सही सोचा आपने, राजस्थान में होंगे। ठीक है, तो दिलवारा जैन टेम्पल कहाँ पे? हमारे राजस्थान में है, राजस्थान। तो राजस्थान में हमारा जो माउंट आबू है, माउंट आबू, जहाँ पे हाईएस्ट पीक भी है हमारे अरावलीज की, कौन सी है? गुरु शिखर। ठीक है, तो गुरु शिखर जो हाईएस्ट पीक है हमारे अरावलीज की, माउंट आबू पर, वहां पर हमारा ये मंदिर सिचुएटेड है। कौन सा मंदिर है? दिलवारा जैन टेम्पल हमारा मंदिर सिचुएटेड है। तो दिलवारा जैन टेम्पल कहाँ पे लोकेटेड है? ये हमारे राजस्थान में, राजस्थान में अरावलीज हिल्स में लोकेटेड है ये। ठीक है, और इसको किसने बनवाया था? तो इसको चालुक्य डायनेस्टी के राजा ने ही बनवाया था। चालुक्य डायनेस्टी के राजा ने ही बनवाया था। दिलवारा जो है जैन टेम्पल है, जैन्स के लिए फेमस है ये मंदिर, और बहुत सारे जैन जो है यहाँ पर आते हैं। इसके साथ साथ यहाँ पर हमें मार्बल की जो कार्विंग है, बहुत बेहतरीन मार्बल की कार्विंग देखने को मिलती है दिलवारा जैन टेम्पल में। ठीक है, तो दिलवारा जैन टेम्पल कहाँ पर सिचुएटेड है? तो माउंट आबू। माउंट आबू कहाँ पर है? अरावलीज में। इसकी हाईएस्ट पीक कौन सी है? गुरु शिखर। ये गुरु शिखर ही जो है अरावली की हाईएस्ट पीक है, जैन टेम्पल है ये। ठीक है, बस इतना ही काम का था। चलो ठीक है, थैंक यू।